और आपने क्या करा, सिंपल सा मोबाइल उठाया और इस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्लास को देखना, जब तक मेरे हाथ में मार्कर है और मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपके लिए इससे आसान सब्जेक्ट है ही नहीं दुनिया में। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने से हटूंगा, जो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बुक आएगा, तो उससे मुश्किल चैप्टर आपके लिए दुनिया में कोई नहीं नजर आएगा। वो लगेगा यार ये वहां तो बड़ा आसान लग रहा था, यहां क्यों मुश्किल लग रहा है, तो ये चीज है। इसका रीजन क्या है? चलिए आइए, अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम? एफएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम? एफएम कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम एफएम नाम दे देते हैं। तो सर एफएम के अंदर अगर देखा जाए कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, इन सभी बातों पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर मैं एफएम क्या, आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कितने यूनिट होते हैं हर सब्जेक्ट्स के अंदर? आपके 5 यूनिट होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर, लगभग आपके 5 यूनिट होते हैं, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट्स में 5 यूनिट होते हैं। अगर मैं यूनिट वाइज ही बात कर रहा हूं तो यूनिट नंबर 1 आपके यूनिट नंबर 1 में ना 2 चैप्टर हैं। आपके यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है। देखो थोड़ी सी लंबी होगी डिस्कशन, लेकिन मैं एक एक चीज समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला चैप्टर हमारा जो इसके अंदर है वो है थ्योरी का, और जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर दैट इज टीवीएम, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं, अलग अलग नाम से भूला जाता है। तो मैं इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह दूं। 2 चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मिला लो, और दोनों चैप्टर कितने मार्क्स का आता है आपका? पहले तो मैं मार्क्स वगैरह, फिर कौन से चैप्टर पहले करना है मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो आपका टोटल आता है लगभग आपका 18 मार्क्स का, इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। थ्योरी का एक 12 नंबर का क्वेश्चन और एक टीवीएम का छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं 6 मार्क्स का। टीवीएम क्या है? अगर जो बच्चा बिजनेस मैथ्स का होगा उसको पता होगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें निकालने वाली चीजें हैं इसमें। अगला यूनिट आता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर एक ही चैप्टर है, यूनिट नंबर 2, और इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है। आपकी किताब में 2 चैप्टर कर रखा है, लेकिन मैं इसको एक ही चैप्टर का नाम दूंगा, और दैट इज चैप्टर का नाम है, मैं 3rd नंबर पे आ गए हम चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम मैं बोलने जा रहा हूं दैट इज कैपिटल बजटिंग, जो चल रहा है। बुक के अंदर 2 पार्ट में बांटा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक ही चैप्टर मानता भी हूं और एक ही चैप्टर के हिसाब से मैं कराऊंगा भी इसको। ये है सर, ये अकेला एक चैप्टर कितने नंबर का है सर? 18 नंबर का आएगा एग्जाम में। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सा क्या करना है। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3। आपके यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 में आपके पास चैप्टर जो है वो चैप्टर है यूनिट नंबर 3 में, जो कि मैं 4 चैप्टर नाम दे देता हूं इसका। एक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नंबर 5 मैं दे देता हूं लीवरेज, चैप्टर नंबर 6 बता देता हूं ईबीआईटी या ईपीएस कह लो, चैप्टर नंबर 7 बता देता हूं मैं दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये चैप्टर्स हमारे लगभग 4 चैप्टर हमारे इस यूनिट के अंदर है, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन लगभग बोलते हैं वैसे एग्जामिनर के 18 नंबर का है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है इसमें से 18 नंबर से ज़्यादा का ही क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं इस चैप्टर को कहीं ना कहीं 18 का नहीं मान के 20 से 22 नंबर 25 नंबर तक का इस चैप्टर को मैं मानता हूं कि आएगा, क्योंकि 18 नंबर बोला हुआ है। कई बार एग्जामिनर जो नंबर है वो ऊपर नीचे कर देते हैं सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, नहीं तो अदरवाइज तो जो कहते हैं डीयू वो कहता है 18 नंबर का, तो स्टैंडर्ड है 18। अब ऐसा नहीं है मैंने 20-25 लिखा है तो 20-25 का आ जाएगा, कई बार अक्सर देखा गया है कि इसमें से 20-25 का आ गया है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर लास्ट हमारा बचता है, सॉरी पहले यूनिट नंबर कौन सा आएगा हमारा? 4। यूनिट नंबर 4
यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 8 नाम दे देता हूं डिविडेंड, और चैप्टर नंबर 9 भी डिविडेंड। ये आपका थ्योरी है और एक आपका न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। ये यूनिट नंबर 4 है। इसमें से क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि मैं 18 का लूंगा, लेकिन मैंने देखा है 18 का भी पूछा गया है, और सम टाइम कभी कभी इसमें से 12 या 15 नंबर का सवाल आ जाता है। बाकी के जो 3-4 नंबर यहां से कटते हैं ना, उसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं वो। ठीक है, देखो ये वाला यूनिट 18 का पक्का है, ये यूनिट 18 का पक्का है। इन दोनों यूनिट में कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं। वैसे तो 18 का ही आता है, लेकिन मान लो एक बार एग्जामिनर ने 15 का बना दिया तो 3 नंबर कम हो गए, इसमें 3 नंबर यहां बढ़ा देंगे, इसको 18 3 21 कर देंगे, वो इस हिसाब से चलेगा। तो आपको उस हिसाब से नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा जो एनालिसिस है। बाकी मैं तो हर बच्चों को बोलता हूं आपको एनालिसिस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो पूरा सिलेबस करना चाहिए और काम खत्म। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, इसमें चैप्टर नंबर 10 है आपका, दैट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, इसके बाद 11 चैप्टर है आपका वर्किंग कैपिटल के बाद है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। बारह है आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट। 13 है आपका कैश बजट। 14 है आपका इन्वेंट्री। ये चैप्टर है आपका, दैट इज यूनिट नंबर 5। अब सर इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या टॉपिक आएंगे, तो मैं उस हिसाब से भी मैं बताऊंगा। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, जो कि आपका हर बार की तरह इसमें से पूरा पेपर बनता है आपका। अब हम बात करते हैं सर हमें कौन से चैप्टर करना चाहिए और इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। देखो जो ये 3rd यूनिट का ग्रुप है, तीसरे यूनिट का जो ग्रुप है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछते हैं वो। लेकिन जो 5th यूनिट का ग्रुप है, मैं इसके ऊपर आपके लिए क्या करता हूं, मैं डॉट लगा देता हूं इस पे, हमें आपके लिए डॉट। एक तो ये मोस्ट मान के चलो ये पेपर में आएगा ही आएगा, और इतना आसान क्वेश्चन होता है ना इसका। अगर मैंने वीडियो ऑलरेडी इसका भी क्लास कवर हो चुका है, आप देखोगे तो पता चलेगा। या फिर आपका पूछा जाता है ये 2 चैप्टर में से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। सर बाकी के चैप्टर जो है आपके, इनमें से थ्योरी आ जाता है और ऑपरेटिंग साइकिल का भी आ जाता है, इस तरीके से रहता है। अब सर हम बात करेंगे कि सर हमें कैसे कैसे पढ़ना है, और आज ही हमने कोर्स को लिया है और आज ही हम पढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ें। तो मैं यहाँ पे सिंपली बताना चाहूँगा कितने टाइप के स्टूडेंट हैं, पहले ये समझते हैं। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो स्टूडेंट जो है यहाँ पे स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को कैटेगराइज में मैं बांट रहा हूँ। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारा वो स्टूडेंट है जो कि मान लेते हैं रेगुलर का है, और या फिर एनसी वेब, एक ये बच्चा है। दूसरा जो स्टूडेंट है वो है हमारा एसओएल का। सेकंड स्टूडेंट कौन है, दैट इज एसओएल का स्टूडेंट है, जिसको एसओएल में एडमिशन लिया हुआ है। थर्ड मैं कहूं तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि नॉन कॉमर्स हैं। नॉन कॉमर्स जिसने कि 11th-12th के अंदर कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ है वो। तो पहली चीज, क्या इसके अंदर कॉमर्स यानी 11th-12th का कुछ भी पार्ट इन्वॉल्व है, तो जवाब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं है कि आपको 11th-12th, हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मतलब कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, जैसे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शेयर्स, डिबेंचर, कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसका इतना अच्छा खासा इंपैक्ट नहीं है कि अगर आप नॉन कॉमर्स हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे।
एसओएल के स्टूडेंट है तो एसओएल के स्टूडेंट को सिंपल सी बात है कि उनको कुछ भी चीज़ें पता ही नहीं होता, कि कई बच्चे तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा रिजल्ट आएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे। कई बच्चे क्या है कि स्टार्टिंग से पढ़ने भी लग गए हैं, जिनको पता है कि भाई सेमेस्टर 2 के अंदर हमारी हालात क्या हुए थे तो 3 में पहले ही अवेयर हो गए। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आपका सिलेबस 100% और जो एसओएल से आपको बुक मिलने वाले उस बुक से आपको नहीं पढ़ना है। मैं सिर्फ एफएम की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के आप पढ़िए, लेकिन मैं एफएम की बात कर रहा हूँ, उस बुक से मत पढ़िएगा, उसके अंदर एरर है। रेगुलर और एनसी वेब का, इनका रेगुलर वाले बच्चों का कंप्यूटर पे एक एक्सेल वाइज टेस्ट भी होता है जो कि आपको कॉलेज में देना है। सेम एनसी वेब का मैं बताऊं तो जो भी आपके इंटरनल वगैरह ये होंगे। तो ये 3 बच्चे ये हैं, एक वो बच्चे हैं जो कि डरे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा कि यार हम नॉन कॉमर्स से कर पाएंगे नहीं। एक एसओएल वाले बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता चल पा रहा। एक रेगुलर और एनसी वेब के जिनको पता तो है लेकिन वो सोच रहे हैं कर लेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ये। तो मैं बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका एग्जाम आएगा आप 2 घंटे में पेपर को खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पेपर आता हो, अगर आपको पेपर नहीं आता ना, तो आपको 6 घंटे एक क्वेश्चन में भी लगा दिए। यहाँ पे तुक्का जैसा कोई चीज नहीं है। जैसे अकाउंट्स में क्या करते थे, एंट्री तो कर आया मैं, डेबिट क्रेडिट तो मैं लिखी आया, यहाँ पे आपका पेन हिल नहीं सकता। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप पेन को हिला भी नहीं सकते, कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें ये पता ही नहीं चलेगा। अभी तक आप चैप्टर कर रहे हो, अगर मैं बोलूं कि चलो आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कैश बजट का, करके दिखाओ, तो आप पेन हिला ही नहीं सकते अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो। अगर आपने कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ा हुआ और कैपिटल बजटिंग का सामने क्वेश्चन है तो नहीं कर सकते। लेकिन अकाउंट्स के अंदर तो थोड़ा बहुत, अगर आपको सेकंड सेमेस्टर में आपने दिया, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगा होगा यार ये वाला नहीं आता, इसकी जर्नल एंट्री कम से कम बना के आ जाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो गुंजाइश नहीं। हाँ, पेपर आप 2 घंटे में दे सकते हो, लेकिन आता है तभी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब सर मुद्दे की बात बताओ कि हमें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चे अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेता हूं, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले जो चैप्टर बनता है दैट इज ये लीवरेज। चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहिए आपको? पहले नंबर पे लीवरेज, दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना चाहिए दैट इज ईबीआईटी। 2 चैप्टर हो गए। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और चौथे नंबर पे आपको पढ़ना चाहिए दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो मैंने सीक्वेंस भी थोड़ा सा चेंज किया है, यानी पहले आपको यूनिट नंबर 3 खत्म करना होगा, ठीक है। जैसे ये खत्म होता है इसके बाद 5वें नंबर पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो सारी चीजें, चाहे सेल्फ पढ़ रहा हो, चाहे कहीं और पढ़ रहा हो, चाहे मुझसे पढ़ रहा हो, तो सीक्वेंसिंग जब आपके वीडियो तो सारे चैप्टर मिल जाएंगे, क्योंकि ये इस यूनिट को मैंने पूरे लाइव में ही लिया है, इस चैप्टर को भी मैंने डाल दिया, तो काफी सारे यूनिट लगभग यहाँ पे तो खत्म ही हो चुका है। बस कैपिटल बजटिंग चल रहा है, डिविडेंड भी ऑलमोस्ट हमने क्या करा है, खत्म ही कर लिया, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया, और इसमें से एक आध चैप्टर मैं उठा के करा दूंगा, 2-3 दिन में हो जाएगा। बस हमारा ये चल रहा है। टीवीएम 2 दिन का चैप्टर, 2 दिन का 1 ही दिन का चैप्टर है, बाकी थ्योरी रह जाएगा आपका। इतना बड़ा कुछ सिलेबस में बाकी है नहीं। इसके बाद आपको 5 नंबर के बाद मैं कहूँगा 6 नंबर पे आपको ये करना चाहिए, और 7वें नंबर पे आपको ये करना चाहिए। मैं सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ, जब आप पढ़ने बैठो कि कहीं ऐसा पता चले कि आपने कोई गलत चैप्टर उठा लिया। मान लेते हैं कि आप 7वां चैप्टर उठा लिया वैल्यू ऑफ फर्म, या बच्चे ने क्या करा कि ये उठा लिया यूनिट नंबर 1 है, क्योंकि जब हम किताब ओपन करते हैं तो किताब के अंदर क्या होता है कि पहला जो चैप्टर है उसी को पढ़ के देख लेते हैं। आपने ये उठा लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, आप परेशान हो जाओगे और हार के आप बुक को बंद कर दोगे। तो एक समझने का प्रोसेस है, समझने का तरीका है, उसी को आपको फॉलो करना होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको मैंने चैप्टर नंबर वाइज बता दिया, आपका 5 नंबर 7 नंबर तक मैंने बता दिया। 8 नंबर पे आप चैप्टर करेंगे, 8 नंबर पे आप ये चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। 9 नंबर पे ये चैप्टर कर लेंगे, करेक्ट है। 10 नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, 10 नंबर पे आप ये करिए पहले, फिर 11 नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, लास्ट में 12 नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है, 12 नंबर पे आपको ये चैप्टर करना है। कुछ मैंने थ्योरी लिखा हुआ है, थ्योरी को तो हटा दो, और बाकी थ्योरी जो है वो लास्ट में करना है। तो ये सीक्वेंसिंग आपके पास होना चाहिए। अब उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो अभी पढ़ना ही स्टार्ट नहीं कर रहे। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो आपके पास एग्जाम के कैलेंडर तो आ चुके हैं, बस डेट शीट नहीं आया है। एग्जाम के कैलेंडर के हिसाब से आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 15 दिसंबर को होने वाला है। यही आपके एग्जाम के कैलेंडर में कि 15 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये चल रहा है सितंबर। अगर मैं मोटे मोटा टेंटेटिवली बात करूं तो सितंबर में आपके पास मात्र 15 दिन है, क्योंकि आज 11 तारीख हो ही गया है।
अक्टूबर में मैं बात करूं तो आपके पास अक्टूबर में कितने दिन है भाई, 30 दिन मान लेते हैं। वैसे 31 होता है लेकिन मैंने 30 दिन रखा है। नवंबर की मैं बात कर लूं तो नवंबर में हमारे पास कितने दिन है, हमारे पास 30 दिन है। और दिसंबर में अगर मैं बात करूं तो दिसंबर अगर 15 तारीख से भी पेपर स्टार्ट होता है तो 15 तारीख मान लेते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं डेज काउंट करूं तो हमारे पास 90 डेज है। अब आप अच्छे से जानते हो कि अगर पहला पेपर आपका, सपोज करो पहला पेपर आपका जो भी होता है, तो 4-5 दिन पहले से ही आप उसी पेपर की सिर्फ तैयारी करते हो, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देते हो। तो सबसे पहले इसमें से 5 दिन में माइनस कर दूं तो हमारे पास बचे कितने दिन, 85 डेज। इसके बाद अब सितंबर और अक्टूबर के मंथ में फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। अगर मैं अक्टूबर में बात करूं तो दिवाली आ रहा है, आपका दशहरा आ रहा है, इसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल है, तो उसमें कम से कम आपसे 10 से 12 दिन खत्म हो जाने हैं। तो मैं मोटा मोटा अगर मैं मानूं तो 15 दिन वहां भी हटा दूं, तो हमारे पास देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक्यूरेट 70 डेज बचते हैं, जिसके अंदर हमें सारा का सारा तैयारी करना है 70 डेज। और मैं कहूंगा कि 70 डेज में तैयारी नहीं होगा ऐसी बात ही नहीं है। 70 डेज में अच्छे से तैयारी हो सकता है, लेकिन आप 25 दिन बाद आप आओ और बोलो सर तैयारी करेंगे, तब आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, तैयारी करने के लिए मैं आपको अगर स्ट्रेटेजी बताऊं तो सबसे पहले आपके जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। आपको लेना है बुक। सर बुक कौन सा लेना है, बुक लेना है आपको आरपी रस्तोगी की, आरपी रस्तोगी, ठीक है, राइटर की बुक है आरपी रस्तोगी। इसके साथ साथ आपको खरीदना होगा, क्योंकि अब तीसरे सेमेस्टर में आ गए हो तो आप इसकी इंपॉर्टेंट तो समझ ही चुके हो। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं लिया है ये, तो उनको नहीं पता होगा इसके बारे में, लेकिन जिसने ले रखा है उनको पता होगा कि इससे कितना हेल्प मिल जाता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो 10 ईयर लेना है। इसके साथ साथ नंबर 1 ये तो आपके पास होना ही चाहिए। नंबर 2 आपके पास जो नोटिंग है आपके अपने रजिस्टर में होने चाहिए। नोटिंग किस में होने चाहिए, रजिस्टर में। प्रॉपर तरीके से करना है। पहले बुक्स के आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करोगे। लेट सपोज एग्जांपल मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा करा दिया, मैं अपने पास तो मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको तो बुक 100% कवर कर रहा हूं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने की कोशिश कर रहा मैं। और 10 ईयर भी मैं 100% कवर कर रहा हूं, मैं लगभग 100%, मैं तो दोनों ही वीडियो में करा रहा हूं। अब ध्यान रखिए कि अब 100% अगर मैं सारा ही करा दूं तो क्या आप पेपर में प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको क्वेश्चन ही नहीं मिले, मैंने ही सारे करा दिए। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन इसलिए करा दिए कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जब वो पढ़ने बैठे तो लगे ये क्वेश्चन हो नहीं रहा तो कल की क्लास में पूछूंगा, डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आपको क्या करना है, बुक से आपने सपोज करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने एक चैप्टर खत्म कर लिया। उसके बाद 10 ईयर को भी हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, एक पार्ट थ्योरी, एक पार्ट प्रैक्टिकल और एक पार्ट आपका पेपर, 3 पार्ट में है। तो जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठा लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठा लो। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर पहले आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी क्लास से कर लिया, बुक से भी हो गया और क्लास में भी हो गया। इसके बाद ये सेल्फ करो आप। अब अगर आपको नंबर चाहिए और चैप्टर को आप अच्छे से जानना चाहते हो, इसको क्या करोगे आप, सेल्फ करोगे। लेकिन आप सेल्फ करने बैठे 2-4 क्वेश्चन में डाउट आ गए, इसके लिए मैं आपको वीडियो तो दे ही रहा हूं। वीडियो आपको तभी देखना है, क्लास तभी देखना है आपको जब आपसे हो ही नहीं रहा। अब क्या करूं यार, मुझे मदद की जरूरत है। तो आपने वीडियो से देखा, हिंट देखा, समझे और फिर करा। ऐसा नहीं कि सारी क्लास पढ़ा हुआ है और आपने क्या करा, सिंपल सा मोबाइल उठाया और इस तरीके से आप वीडियो देख रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्लास को देखना, जब तक मेरे हाथ में मार्कर है और मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपके लिए इससे आसान सब्जेक्ट है ही नहीं दुनिया में। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने से हटूंगा और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बुक आएगा, तो उससे मुश्किल चैप्टर आपके लिए दुनिया में कोई नहीं नजर आएगा। वो लगेगा यार ये वहां तो बड़ा आसान लग रहा था, यहां क्यों मुश्किल लग रहा है। तो ये चीज है। इसका रीजन क्या है, आपने क्लास के अंदर देखा और समझ में भी आया और आपने उसको इंस्टेंट रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब नोटिंग नहीं किया, या और नोटिंग किया तो उसको रिकॉल नहीं किया 1-2 बार। यही रीजन है कि वो आपको टफ लगता है। अब बच्चे क्या करते हैं,
क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास को एक तो सोचते हैं कि हम 2x पे करके देख लेते हैं। भाई आपने मान लेते हैं 2x पे करके 1 घंटे की क्लास 30 मिनट में कर लिया। अब उस 30 मिनट जो आपने बचाए, क्या उस 30 मिनट में आपने 200-400 करोड़ रुपए कमा लिए क्या? आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट आपने कहीं ना कहीं बेकार ही किया है वो। तो मैं कहूंगा कि बहुत स्लो लगे तब आप उसको स्पीड पे बढ़ाइए, अदरवाइज जो क्लास देखने का प्रॉपर होता है, अगर लाइव क्लास में हो तो आप अभी स्पीड बढ़ा सकते हो, जब आप नहीं बढ़ा सकते सर आप, तो सेम यही तो फर्क है आपका। तो आपको वो प्रॉपर मैनर से देखना चाहिए, चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, और क्लास मोबाइल फ़ोन पे नहीं देखो। मैं कहूँगा आपके पास अगर लैपटॉप है तो गो विद लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर देखें। अगर आपके पास टैबलेट है तो आप टैब के अंदर क्लासेस को देखें। अगर आपके पास ना ही लैपटॉप है, ना ही टैब है, कंप्यूटर भी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास अगर टीवी हो तो टीवी में भी आज के टाइम पे आपका गूगल होता है, और वहां पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, फाइनल लास्ट ऑप्शन है, तो वो लास्ट में मोबाइल फोन पे आए, क्योंकि मोबाइल फोन क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा करता है। अब देखो मोबाइल फोन के अंदर डिस्ट्रैक्ट इतना करता है ना, क्योंकि मैं चला रहा हूं तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, तो मैंने इसके अंदर एक डार्क का फीचर होता है, मैंने ये ऑन कर दिया है कि अब सारी चीजें मुझे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। अब जब ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है ना, तो मैं मोबाइल फोन में कई बार मैं यूट्यूब चलाता हूँ, सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, फिर मैं क्या करता हूँ, बंद ही कर देता हूँ, हटा यार। तो इससे क्या होता है, मेरा टाइम बच जाता है, और उस टाइम को मैं आपके नोट्स पे, आपके कंटेंट पे मैं सोचने में लगाता हूँ मैं। अदरवाइज क्या होता है कि मैं मोबाइल फोन देखा, एक शॉर्ट्स देखा, फिर दूसरा देखा, यूट्यूब पे देखा, ये वो लड़ रहा है, उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसको ले क्या कर दिया, इसको ये कर दिया, जिससे मेरा यार कुछ लेना ही देना ही नहीं है। मैं कोई जनरल नॉलेज का पेपर भी नहीं दे रहा, मैं तो बीकॉम का पढ़ रहा हूं, लेकिन हमें उस काम के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक ऑप्शन होता है ग्रे फाइट करके, ग्रे करके होता है, सेटिंग में टाइप करेंगे ना तो आपका पूरा स्क्रीन ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जिससे कि आप जो भी चीजें, चाहे आपको इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में 2 घंटे चलाना, और कोशिश करना 2 घंटे चलाना, चाह के भी आप नहीं चला पाओगे उसके अंदर। तो एक चीज मैंने ये बचने का तरीका बताया, लेकिन भाई क्लास को मत इस मोड में देख लेना, नहीं तो वो भी नहीं देख पाओगे आप, उसके लिए तो आपको ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। वीडियो देखो लंबी हो रही है, डिस्कशन करेंगे तो लंबी वीडियो तो डेफिनेटली होगी, लेकिन जो जहां गलती कर रहे हो वो पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूं, और वो आपको ध्यान भी रखना है। एफएम के अंदर आपके, अगर मैं 10 मार्क्स का आपका होता है, 10 मार्क्स मतलब जो ग्रेड होता है उसके हिसाब से 10, और वैसे मैं देखूं तो 100 मार्क्स, इसमें 90 मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत डिजायरेबल नहीं है। 90 मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो तो बहुत डिजायरेबल नहीं है कि ये भैया हो ही जाएगा, बहुत मुश्किल है। पेपर आपने अगर मेरे से यूनिट नंबर कोई भी चैप्टर किया हो, देखो उसमें जब कॉर्पोरेट में था ना तो मैं एमलगमेशन करा रहा था, तो समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद भाई ये चैप्टर तो बस की बात नहीं है, ये तो नहीं समझ में आएगा, हर क्वेश्चन में कुछ नई बातें आ रही हैं। अगर हम शेयर कैपिटल कर रहे थे तो उसमें भी, डिबेंचर कर रहे थे तो उसमें भी, लेकिन यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको मजा आने वाला है, आपके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व होंगे। आप जब एक कॉन्सेप्ट कर लिया तो उसके अगला भी कर लोगे, जो क्वेश्चन रुकेगा वो थोड़े बहुत, और आंसर्स यहाँ पे 4-4 पेज का तो कोई आंसर दिखा ही नहीं होगा, 1 पेज पे ही आंसर क्या हो रहा है, हमारा खत्म हो रहा है, ज्यादा इतना लेंदी भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर क्या होगा, आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे कि कितने दिन बचे हैं और किसके हिसाब से कौन कौन से चैप्टर करने हैं। अभी आप आराम से करेंगे, मैंने सिलेबस आपको पूरा का पूरा बता दिया, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये सिलेबस है, और इस सिलेबस को जब भी आप स्टार्ट करो तो आप अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो, लेट ज्वाइनिंग है या कभी भी आपने ज्वाइनिंग किया हो, तो आप सीक्वेंस यही रखिएगा। सीक्वेंस इससे पढ़ेंगे तो क्यों ऐसा सीक्वेंस रखा गया, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला पहले लीवरेज करोगे तो लीवरेज वाली, फिर मैंने बोला ईबीआईटी, तो लीवरेज की आधी बातें आपकी ईबीआईटी में काम आ जाएगी। अब जब ये दोनों कर लिया तो इसकी कुछ बातें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काम आ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर दिया तो इन तीनों की कुछ बातें आपको कहां काम आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म में। अगर मैं बोलूं सीधा वैल्यू ऑफ फर्म करो तो वहां पे बोलूंगा केओ, तो बोलोगे केओ क्या है भाई, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल आना जरूरी है।
समझ रहे हो ना? तो ये आपस में लिंक है, इसलिए ये नंबरिंग मैंने किया है। किताब के अंदर तो वो सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो नंबरिंग होना चाहिए स्टडी का आपका, यही नंबरिंग होना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है। तो मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला था एफएम का कैपिटल बजटिंग चैप्टर चल रहा है, ऑल्दो मैंने ये सारे के सारे चैप्टर करा दिए हैं। ये भी खत्म हो गया आपका, ये भी खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल भी हो गया आपका, इसमें से इन्वेंट्री भी हो गया, और आपका ये सारा का सारा हो गया। कैपिटल बजटिंग के अंदर मुझे 2 क्लासेस या 3 क्लासेस लगना है बेसिक में, उसके बाद 3 क्लासेस लगना है टेक्निक्स में। खत्म हो जाएगा ये 2 से 3 क्लासेस, मतलब मान के चलो इस मंथ में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और फिर भी हमारे पास रिवीजन के लिए बचेगा अक्टूबर का मंथ और नवंबर का मंथ। 2 महीने पहले सिलेबस खत्म होना ये आपके लिए बहुत रिलैक्सेशन वाली बात रहेगी। तो आप चिंता मत करिए कि सिलेबस हमारा डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो खैर आप बोल भी नहीं रहे, आप सभी को पता है और कर भी रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट्स को आप इस हिसाब से पढ़ लीजिए। जिस बच्चे के पास बुक का नहीं पता चल रहा, नियर बाय शॉप से ले लीजिए, नहीं तो आपके चैट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, सीधा डायरेक्टली क्लिक करके आप बुक को बाय कर सकते हैं वहां से, नहीं तो आप नियर बाय शॉप से ले लीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर हमने प्रोग्राम के हैं ऑनर्स की बुक ले ली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की बुक ऑलमोस्ट सेम है, और आने वाले टाइम में जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंट की आपने देखी थी दोनों की सेम थी, इसके लिए भी सेम हो जाएगी। सर लाइव क्लास का रिवीजन कैसे करें? फिर लाइव क्लास का रिवीजन तो मैं करवाऊंगा ना आपको, जैसे कि 2-2 घंटे में एक चैप्टर को मैं रिवाइज करवाया करूंगा। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा सबसे पहले लीवरेज, वैसे करने में हमें 5 दिन लगा है, लेकिन मैं 2 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इवन मैं फॉर्मूला चार्ट आपको दे ही रहा हूं। जैसे कि यूनिट नंबर आप देखोगे इसका, तो इसके लगभग हमने हर चैप्टर के फॉर्मूला बना दिए हैं ताकि आपको रिविजन में ईजी रहे उसके लिए आपका। ठीक है, तो आज तो क्लास में क्वेश्चन नहीं हुआ, आपका टेस्ट कैसे होना चाहिए ये बता दिया, और पेपर कैसे सॉल्व होना चाहिए ये बता दिया। अगली क्लास के अंदर सीधा हम क्वेश्चन करेंगे, और ये वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, तो उसके हिसाब से आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। 10 ईयर 2021 और 2022 में सेम 5 में लिखा है, तो ये प्रैक्टिस करें। 2022 सेम 5 भी, हाँ बिल्कुल, जो 10 ईयर के अंदर है ना सारे पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो एग्जाम में है। अब डीयू के अंदर जो प्रोफेसर है, देखो आपका एनईपी नया कोर्स बदला है, सब्जेक्ट्स बदला है, लेकिन प्रोफेसर वही है, और एफएम सब्जेक्ट्स वही है। बस क्या करा उन्होंने, पहले सेमेस्टर 5 में एफएम था, उसको उठा के 3 में डाल दिया, बस ये करा है। टॉपिक वगैरह सेम। तो जो प्रोफेसर होगा बोला कि 5 में भी यही सवाल पूछता था, तो 3 में भी यही सवाल पूछूंगा। तो आपको ऐसा मत समझिएगा 2021-22 आपको सारा ही तैयार करना है, बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब ही करना है। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।